क्यों रे चंदूलाल, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? मैंने तेरा अनाज नहीं खरीदा तो तू इसे खुद ही बेचने लगा। एक बात जान ले, मेरे धंधे में टांग अड़ाकर तू ठीक नहीं कर रहा है। सेठ जी, मैं किसी के धंधे में टांग नहीं अड़ा रहा हूँ। मैं बस अपनी मेहनत का फल कमा रहा हूँ। जो सही है वही कर रहा हूँ। चंदूलाल अपने परिवार के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह एक गरीबी भरा जीवन जी रहा था। भोजन और कपड़े जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। अजी, अब धीरे धीरे ठंड का मौसम शुरू होने लगा है और हमारे घर में ठंड से बचने के लिए एक चादर तक नहीं है। हम तो कैसे भी करके ठंड सह लेंगे, लेकिन आप छुटकी के लिए इस बार एक स्वेटर लेते आना। ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। इस बार हमारी धान की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं फसल बिकते ही सबसे पहले बाजार से छुटकी के लिए एक बढ़िया सा स्वेटर ले आऊंगा। उसी गांव में मोहन सेठ का एक अनाज का दुकान था। मोहन सेठ गांव के किसानों से अनाज को सस्ते दामों पर खरीदता और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेच देता था। चंदूलाल भी अपने अनाज मोहन सेठ के यहाँ ही बेचता था। लेकिन अपने गरीबी से तंग आकर चंदूलाल यह ठान लेता है कि वह अपने अनाज मोहन सेठ को कम कीमत पर हरगिज नहीं बेचेगा। इस बारे में बात करने के लिए चंदूलाल एक दिन मोहन सेठ के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वह मोहन सेठ से अनाजों को उचित दाम पर बेचने की बात करता है। उसकी बात सुनकर मोहन सेठ कहता है, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह मुझसे अनाजों के दाम बढ़ाने की बात कह सके। तुम यह पहले हो जो कह रहे हो। इसको अपनी गलती समझकर सुधार लो, नहीं तो आगे क्या होगा यह तुम्हारा परिवार और तुम ही समझोगे। लेकिन सेठ जी, यह तो गलत है। आप हमसे अनाज इतने कम दामों पर खरीदते हैं और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते हैं। इससे आपका तो मुनाफा हो जाता है, लेकिन हम जैसे गरीब किसानों का क्या, जो दिन भर खेत में मेहनत करते हैं, चाहे कड़कती धूप हो या कड़ाके की ठंड। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या गलत है और क्या सही। देखो चंदू, तुम्हें अपना अनाज मुझे बेचना है तो बेचो, वरना चुपचाप भाग जाओ यहाँ से। मेरा माथा मत सनकाओ। चंदूलाल बार बार विनती करता है, लेकिन सेठ कीमत नहीं बढ़ाता है। थक हार कर चंदूलाल निराश मन से वहां से लौटने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग बाबा से हो जाती है। बाबा उसे उदास देखकर पूछते हैं, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? फिर चंदूलाल अपनी व्यथा उन बूढ़े बाबा को सुनाता है। उसकी बात सुनकर वे बूढ़े बाबा उसे एक सुझाव देते हैं जो कि चंदूलाल को बहुत पसंद आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिया काका। आपका यह सुझाव मुझे अत्यंत प्रिय लगा। अब मैं कल से ही आपके कहे अनुसार काम करना शुरू कर दूंगा। फिर चंदूलाल बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर घर की ओर बढ़ने लगता है। अब उसके मन से निराशा पूरी तरह मिट चुकी थी और चेहरे पर एक नई चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बाबा ने उसे ऐसा रास्ता दिखा दिया हो जो जल्द ही उसकी सारी गरीबी
और परेशानियों को दूर कर देगा। अगले दिन मोहन सेठ अपने दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उसका नौकर कल्लू वहां आता है और कहता है, मालिक, आपको पता है अब आपकी दुकान जल्दी बंद होने वाली है। देख कल्लू, अभी चुपचाप काम पर लग जा, मेरा माथा मत सनका। नहीं नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो तेरी खैर नहीं, सोच लेना। जी मालिक, बिल्कुल, पहले आप चलिए तो। ठीक है, चल अब। फिर कल्लू मोहन सेठ को गांव के पूर्वी मार्ग पर ले जाता है, जहां चंदूलाल अपने अनाज खुद ही बेच रहा होता है और अनाज सस्ते होने के कारण लोग उसके अनाज खरीद भी रहे होते हैं। यह देखकर मोहन सेठ आग बबूला हो जाता है। यह मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है, अभी इसको बताता हूँ। मोहन सेठ गुस्से से तमतमाता हुआ चंदूलाल के पास पहुंचता है और कहता है, क्यों रे चंदूलाल, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? मैंने तेरा अनाज नहीं खरीदा तो तू इसे खुद ही बेचने लगा। एक बात जान ले, मेरे धंधे में टांग अड़ाकर तू ठीक नहीं कर रहा है। सेठ जी, मैं किसी के धंधे में टांग नहीं अड़ा रहा हूँ। मैं बस अपनी मेहनत का फल कमा रहा हूँ। जो सही है वही कर रहा हूँ। यह सुनकर मोहन सेठ चिढ़ जाता है और गुस्से में कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। चंदूलाल मोहन सेठ से बिना डरे अपना अनाज खुद ही बेचना जारी रखता है। उसे देखकर गांव के दूसरे किसान भी अपने अनाज खुद ही बेचना शुरू कर देते हैं। इधर मोहन सेठ का पूरा धंधा चौपट हो जाता है। उस चंदूलाल ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया है। उसने मेरे साथ यह अन्याय करके ठीक नहीं किया। मैं उसकी शिकायत पंचायत में करूंगा और उसको गांव से बाहर निकलवा दूंगा। नहीं मालिक, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गांव के सभी किसान उसके साथ खड़े हैं। अगर आप पंचायत में शिकायत कर भी देते हैं तो फैसला उनके हित में ही होगा। अब मोहन सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सोचता है कि काश वह चंदूलाल की बात उस दिन मान लिया होता तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। गांव का बाजार चहल पहल से भरा है। कोई सब्जी खरीद रहा है तो कोई दुकान पर खड़ा है। डमरूलाल, जो कि गांव का ही एक धनी सेठ है, अपने दुकान पर बैठा है। तभी गांव का ही एक गरीब किसान रामू वहां आता है। नमस्कार डमरूलाल भैया। हाँ हाँ, नमस्कार। बोल, क्या काम है? भैया, इस बार मेरी फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। घर में खाने को भी कुछ भी नहीं बचा। सोच रहा था कि आपसे कुछ उधार मांग लो। उधार? अरे भाई, मैं कोई धन कुबेर नहीं हूँ जो सबको पैसे बांटता फिरूं। जाओ जाओ, कहीं और देखो। भैया, ऐसा मत कहिए, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। कुछ पैसे उधार दे दीजिए। वादा करता हूँ अगली फसल आते ही पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। जाओ, किसी और से मांग लो। डमरूलाल रामू को पैसे देने से सख्त इनकार कर देता है और रामू उदास होकर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन की बात है, डमरूलाल को कुछ व्यापार के काम से गांव के बाहर जाना होता है, तो वह उसी दिन सुबह सुबह अपनी बैलगाड़ी में बैठकर गांव से बाहर चला जाता है।
अगले दिन जब डमरूलाल गांव पहुंचता है तो वह देखता है कि चौपाल पर बैठे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। भाई, कल रात तो बड़ी अजीब घटना घटी। हाँ, सुना है कि कल रात को डमरूलाल के घर में 2 चोर घुसे थे। और अगर रामू न होता तो सारा सामान लूट ले जाते। यह सुनकर डमरूलाल चौंक जाता है और तेजी से भागता हुआ रामू के घर पहुंचता है। रामू भाई, अरे डमरूलाल भैया, आइए। सुना है कल रात तुमने मेरे घर की रक्षा करी। हाँ भैया, चोर दीवार फांदकर घर में घुस गए थे। मैंने गांव वालों को बुलाकर उन्हें भगा दिया। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, मजाक उड़ाया और तुमने फिर भी मेरी मदद की। भैया, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, भलाई करने में सोचना कैसा। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है रामू भाई। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो भी मदद चाहिए मुझसे बेझिझक कहना। डमरूलाल कुछ पैसे निकालता है और रामू को दे देता है। ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारे भलाई का इनाम है। अब तुम सुकून से अपनी खेती करो। रामू खुश हो जाता है और डमरूलाल का धन्यवाद करता है। डमरूलाल अपने अहंकार पर शर्मिंदा होता है और मन ही मन संकल्प लेता है कि अब वह एक अच्छा इंसान बनकर गांव के सभी जरूरतमंदों की मदद करेगा। बहुत समय पहले की बात है। सहारनपुर नामक एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब मगर ईमानदार कुम्हार रहता था। श्यामू मिट्टी के मजबूत घड़े बनाता था और उसके घड़ों की इतनी मांग थी कि गांव के सभी लोग उसी से घड़े खरीदना पसंद करते थे। अरे श्यामू भाई, आज आपको बाजार में घड़े बेचने नहीं जाना क्या? रोज तो सुबह सुबह ही निकल जाते हो, आज जाने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे नहीं भाई, जाना तो है ही। वो क्या है ना, आज घड़े बनाते बनाते पता ही नहीं चला कि कब दोपहर हो गई। अच्छा, तो फिर काम में इतना मस्त हो गए थे कि समय का ही होश नहीं रहा। हाँ भाई, जब अपने काम में मन लग जाता है तो ऐसा ही होता है। बस घड़े बनाते बनाते कब सूरज सिर पर आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। सच कहूँ श्यामू भाई, आदमी हो तो आपके जैसा काम से इतना प्यार करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। आप तो अपने काम में ऐसे लगे रहते हो जैसे कोई पूजा कर रहे हो। देखो भाई, आदमी को हमेशा वही काम करना चाहिए जो उसे पसंद हो। जब काम मन का होता है ना, तो मेहनत करने में थकान नहीं होती और काम में बरकत भी होती है। बात तो 16 आने सही कही श्यामू भाई, पर भाई ये तो बता दो, आज इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? अरे भाई, सोचा था इस बार कुछ और अच्छे घड़े बनाऊं ताकि बाजार में लोग देखकर खुश हो जाएं और मेरा काम और बढ़े। अपना हुनर तो निखारते रहना चाहिए ना। बस श्यामू भाई, आपकी यही सोच आपको एक दिन बहुत बड़ा कुम्हार बना देगी। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, खेत में बहुत सारा काम पड़ा है। अगर ज्यादा देर हुई तो बैल भी खूंटा तोड़कर भाग जाएंगे। हाँ भाई, तुम भी अपना काम देख लो। और हाँ, शाम को लौटते वक्त मेरे घर आना, कुछ घड़े तैयार हुए हैं, एक का तुम्हारे लिए भी रख दूंगा। अरे वाह, जरूर आऊँगा भाई। अच्छा, चलता हूँ। फिर दिनेश अपने खेत की ओर चला जाता है और श्यामू अपने मिट्टी के बर्तन लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। आज श्यामू रोज की तरह अपने घड़े लेकर बाजार तो आया, लेकिन आज उसे आने में देर हो गई थी। वह जल्दी जल्दी अपने घड़े नीचे जमाता है और वहीं बैठकर ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। बहुत समय बीत जाता है और अभी तक श्यामू के पास एक भी ग्राहक नहीं आए थे। अजीब बात है, आधा दिन बीत गया और अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया।
ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आखिर माजरा क्या है? इतने में गांव का एक व्यक्ति वहां से गुजरता है। श्यामू उसे देखकर आवाज लगाता है। अरे हरिया भैया, इधर आइए ना। देखिए, एक बढ़िया घड़ा ले जाइए। मेरा बनाया हुआ घड़ा है। पानी ठंडा रखता है और सालों साल चलता है। अरे श्यामू भैया, आज तो सेठ जी के पास नए नए चमकते दमकते घड़े आए हैं। देखने में सुंदर और दाम में भी सस्ते। सभी लोग वहीं से खरीद रहे हैं। अच्छा, मगर भैया, मेरे घड़े में भले ही चमक ना हो, पर मजबूती की गारंटी है। देखिए, एक घड़ा ले जाइए। अगर पसंद ना आए तो पूरे पैसे वापस कर दूंगा। चलो ठीक है, एक ले जाता हूँ। अगर सच में अच्छा हुआ तो अगली बार और भी ले जाऊंगा। श्यामू खुश होकर एक बड़ा मजबूत घड़ा हरिया को पकड़ाता है। ये लीजिए भैया, ऐसा घड़ा कहीं नहीं मिलेगा। एक बार इस्तेमाल करके देखना। ठीक है भैया, अब चलता हूँ। हरिया घड़ा लेकर चला जाता है। श्यामू थोड़ी राहत की सांस लेता है, पर मन ही मन सोच में पड़ जाता है। अच्छा, तो अब सेठ जी भी मिट्टी के घड़े बेचने लगे। तभी मैं सोचूं कि मेरे ग्राहक कहाँ चले गए। श्यामू अपने घड़ों को देखता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उधर सेठ हरीराम अपने दुकान पर खड़ा था। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी थी और वह बड़ी चालाकी से अपने घड़े बेचने में लगा था। आइए आइए, देखिए सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घड़े यही मिलेंगे। अब वो पुराने रामू कुमार के घड़े भूल जाइए। मेरे ये चमचमाते घड़े ही सबसे अच्छे हैं, देखने में भी बढ़िया और दाम में भी सस्ते। भीड़ में कुछ लोग रुककर सोचने लगते हैं कि रामू के घड़े तो हमेशा ही सबसे बढ़िया होते थे, लेकिन सेठ की मीठी मीठी बातें सुनकर वे भी उसके दुकान पर चले जाते हैं। श्यामू के घड़े भले ही मजबूत थे, लेकिन सेठ की चिकनी चुपड़ी बातों और उसके चमकते घड़ों के आगे उसकी मेहनत फीकी पड़ने लगी थी। शाम का समय था। बाजार धीरे धीरे खाली हो रहा था। श्यामू अपने घड़ों को समेट ही रहा था कि तभी सेठ हरीराम वहां आ पहुंचा। क्यों सामू, कैसा लग रहा है? मैंने कहा था ना, तुम्हारा धंधा बहुत जल्द बंद करा दूंगा। लो देख लो, अब कोई तुम्हारे इन बदसूरत घड़ों को देखने तक नहीं आएगा। अरे सेठ जी, आप तो उस छोटी सी बात को दिल पर ही ले बैठे हैं। बस एक बार हुक्म कर देते हैं, मैं एक की जगह 2 घड़े आपकी हवेली भिजवा देता। अच्छा, अब ये मीठी मीठी बातें करके समझदारी दिखा रहा है। उस दिन बड़ा घमंड दिखा रहा था ना, कह रहा था सेठ जी मैं इतने मेहनत से घड़े बनाता हूँ, अगर आप मुफ्त में ले जाएंगे तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब देख लिया ना नतीजा। सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। आप बड़े आदमी हैं। मेरी छोटी सी भूल को माफ कर दीजिए। मेरी ये सजा इतनी बड़ी न बनाइए कि मेरा परिवार भूखा मर जाए। माफी वाफी कुछ नहीं, अब तो तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। भूख से तड़पोगे तब समझ आएगा कि सेठ हरीराम से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। दरअसल कुछ दिन पहले सेठ हरीराम श्यामू के पास घड़े लेने आया था, लेकिन श्यामू ने उससे पैसे मांग लिए थे। बस इसी बात पर सेठ बुरी तरह नाराज हो गया था और तभी से उसने ठान लिया था कि अब वह श्यामू के धंधे को चौपट करके ही मानेगा। श्यामू को अब पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि काश वह उस दिन एक घड़े का नुकसान सह लेता तो आज इतनी मुसीबत न आती। लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं अपने मेहनत पर विश्वास बना हुआ था। उदास मन से श्यामू अपने घड़े उठाता है और भारी मन से घर की ओर चल पड़ता है। रात का समय था। श्यामू चुपचाप अपने घर आकर बैठा हुआ था। उसका चेहरा उतरा हुआ था
और चिंता उसके माथे पर साफ झलक रही थी। तभी उसकी पत्नी मोहिनी वहां आती है। अजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? श्यामू गहरी सांस लेता है और सिर झुकाकर पूरी बात मोहिनी को बता देता है। अरे बाप रे, तो ये बात है अजी। मुझे तो लगता है कि आपको उस दिन सेठ जी को घड़ा दे देना चाहिए था। आखिर वो इतने बड़े आदमी हैं, थोड़ा बहुत घाटा तो सहा जा सकता था ने। हाँ मोहिनी, अब सोचता हूँ तो लगता है कि शायद तुम सही कह रही हो, मगर मुझे क्या पता था कि सेठ जी उस छोटी सी बात का इतना बुरा मान जाएंगे। मैंने तो सिर्फ मेहनत की कद्र करने के लिए पैसे मांगे थे, मगर अब तो ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने ठान लिया है कि मेरा धंधा पूरी तरह से चौपट करके ही मानेंगे। अच्छा जी, अब जो होना था वो तो हो गया, अब पछतावे से कुछ नहीं होगा। आप बस हिम्मत मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए। मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। हाँ मोहिनी, तुम ठीक कह रही हो, पर दिल में डर सा बैठ गया है कि अगर यही हाल रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा। बस आप अपने काम में लगे रहिए, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। श्यामू थोड़ा सहज होता है, मगर चिंता का बादल अब भी उसके चेहरे पर छाया रहता है। अगली सुबह श्यामू फिर अपने घड़े लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। उसके चेहरे पर उम्मीद तो थी, मगर मन में चिंता साफ झलक रही थी। उसकी चाल धीमी थी, मानो बोझिल कदमों से चला जा रहा हो। श्यामू बाजार पहुंचकर अपने घड़े सजाता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। हे भगवान, आज का दिन अच्छा बीते, बस कुछ ग्राहक तो आ जाएं। श्यामू मेहनत तो कर रहा था, मगर उसकी बिक्री लगातार कम होती जा रही थी। गांव के लोग सेठ के चमकदार घड़ों को ही खरीद रहे थे। श्यामू अपने घड़ों के साथ बाजार में बैठा ही था कि तभी गांव का एक व्यक्ति चंदू वहां से गुजरता है। अरे चंदू भाई, एक बढ़िया घड़ा ले जाओ, पानी ठंडा रखता है और सालों साल चलता है। श्यामू भैया, माफ करना, लेकिन मैंने पहले ही सेठ जी के घड़े ले लिए हैं। वो देखने में बढ़िया है और दाम भी कम थे। ठीक है भाई, अगर जरूरत पड़ी तो याद रखना। चंदू सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता है और श्यामू निराश मन से दूसरे ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। दिन बीतता गया, लोग आते जाते रहे, लेकिन श्यामू की दुकान पर कोई नहीं रुका। वह बार बार राह ताकता कि शायद कोई ग्राहक आ जाए। दोपहर से शाम कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। सूरज ढलने लगा था, बाजार भी धीरे धीरे खाली होने लगा। श्यामू का चेहरा मायूस हो गया था। हे भगवान, आज तो एक पैसे का भी धंधा नहीं हुआ। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ये सेठ जी ने सच में मेरे धंधे पर पानी फेर दिया। वह थके हुए मन से अपने घड़े समेटने लगा और भारी कदमों से बाजार से घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद की हल्की सी किरण अभी भी टिमटिमा रही थी। अगले दिन गांव के चौपाल पर शोरगुल मचा था। सेठ हरिराम गुस्से में लोगों को डांट रहा था। कुछ लोग टूटे हुए घड़े लेकर आए थे। सेठ जी, आपके घड़े तो बस 2 ही दिन में टूट गए। हाँ, हमने पैसे देकर ये चमकदार घड़े खरीदे, लेकिन सब निकम्मे निकले। अरे तुम लोगों ने घड़ों को सही से रखा ही नहीं होगा। श्यामू के घड़े तो सालों चलते हैं, तुम्हारे घड़े तो 2 दिन में फूट गए। भीड़ नाराज होती है और लोग यह ठान लेते हैं कि अब वह सेठ की दुकान छोड़कर श्यामू से ही घड़े खरीदेंगे। उस दिन के बाद से श्यामू के पास ग्राहकों की भीड़ पहले जैसा लगने लगती है। गांव के सभी लोग उसी से ही घड़े खरीदना शुरू कर देते हैं। श्यामू की मेहनत और ईमानदारी ने रंग दिखाया। गांव वालों को उसकी मेहनत का महत्व समझ आ गया था।